घूम फिर के बात देखो एक चीज पे आ जाती है कि आप खुश हैं या नहीं हैं। क्या फायदा बहुत ज्यादा पैसों का अगर वो पैसे आपको खुशी नहीं दे सकते। क्या फायदा बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी का अगर आप उस पॉपुलैरिटी की वजह से अनहैप्पी हैं। क्या फायदा अगर आप जीवन में एक बहुत बड़ी पोस्ट में हैं लेकिन वो पोस्ट आपको खुश नहीं रख पा रही है बल्कि दुखी कर रही है। और किसी विद्वान ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। क्या कहा है? हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। तभी तो हम देखते हैं कई बार एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति आपको बहुत खुश मिलेगा, चेहरे पे रियल स्माइल मिलेगी, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, सब कुछ है उनके पास में लेकिन खुश नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में वैसे इंडिया का स्थान काफी पीछे है। हालांकि उस इंडेक्स पर ही क्वेश्चन उठते हैं कि इंडेक्स की मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है। बट देखो, खुशी लाने के लिए ना असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में ना पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस ओपन होगा असम के चिरांग डिस्ट्रिक्ट में। टोटल 5 स्कूल्स ओपन होंगे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में और पहला होगा अगले साल यानी 2024 के 70 से जनवरी 1 वीक में ये स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। देखो, बोडोलैंड असम का वो रीजन है जहां पर कई सालों तक इंसर्जेंसी रही, अशांति रही, जो आज के समय में मणिपुर में है। 5 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए यहां पे कम्युनल क्लैशेस की वजह से। तो ये जो स्कूल है ना वो इस चीज पे फोकस करेगा, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, कि सभी लोगों को मिलजुल के कैसे रहना है, सभी लोगों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे देनी है, सभी लोगों को पीसफुल कैसे रहना है। इन सभी वैल्यूज पे फोकस करेगा ये स्कूल। ये जो बोडोलैंड का रीजन है ना, यहां पे कई सारे अलग अलग फेथ, कल्चर्स, लैंग्वेज और एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो ये स्कूल का जो कंसेप्ट है वो काफी इनोवेटिव कंसेप्ट है। इंसर्जेंसी तो अब खत्म हो गई है बोडोलैंड में, लेकिन इंसर्जेंसी के घाव को भरने में इस प्रकार का कंसेप्ट सफल साबित होगा ये तो देखो आने वाले समय में ही पता लगेगा, लेकिन एक अच्छी कोशिश है। दिल्ली में भी इस प्रकार का प्रयास हुआ था, हालांकि ऑब्जेक्टिव्स अलग थे, अलग से सिलेबस में एक पार्ट ऐड किया गया, हैप्पीनेस करिकुलम। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार का कंसेप्ट ट्राई किया गया था अलग वे में। आप बताइए आपकी क्या ओपिनियन है इस इशू पे। और एथिक्स में वैसे हम ये एज ए केस स्टडी या फिर एज ए एग्जाम्पल बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्कशन हम स्टार्ट करें। आज की डेट 18 दिसंबर है। डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे 1 पर्सन 1 वोट। दूसरे नंबर पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे, हिंदू का ही। तीसरे नंबर पे आर्टिकल हिंदू का ही है लेकिन लाइव मिंट भी उसमें ऐड होगा। रेड सी में एक नए प्रकार के क्राइसिस इमर्ज हो रहे हैं, न्यू स्वेज क्राइसिस। क्या है न्यू स्वेज क्राइसिस, डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू से संबंधित है और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आजादी से पहले हमारे देश में सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ 10 से 15% पॉपुलेशन ही वोट देती थी, यानी रियल पावर्स इंडियंस के हाथ में नहीं थी। और इसी का विरोध करते थे हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स। और ये जो 10-15% लोग वोट देते थे ना, वो भी किस आधार पर वोट देते थे? प्रॉपर्टी एक फैक्टर था, जिसके पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप है। लिटरेसी एक फैक्टर था, जो लिटरेट हैं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। कुछ कम्युनिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन था, फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स के लिए। समझ गए? लेकिन हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ये कहते थे सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। 1 पर्सन 1 वोट। इवन अमेरिकन रेवोल्यूशन जब आया था ना, उसमें भी एक स्लोगन आया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उस समय ना जो अमेरिकन्स थे उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था। अमेरिकन्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही थी लेकिन उनसे टैक्स वसूला जा रहा था। तो लोकल अमेरिकन्स ने मना कर दिया, रेवोल्यूशन कर दी कि भैया आप हमें रिप्रेजेंटेशन तो नहीं दे रहे हो, डिसीजन मेकिंग में हमारा कोई रोल ही नहीं है, लेकिन हमसे टैक्स आप वसूल रहे हो। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। इसलिए जब देश आजाद हुआ ना, तो हमारे देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आया, मतलब वो सारे लोग जिनकी एज 18 से ऊपर है, सबको वोट देने का अधिकार। नहीं फर्क पड़ता आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, आपका जेंडर क्या है, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, सबको वोट देने का अधिकार जिनकी एज 18 से ऊपर है। वैसे देखो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इवन डेवलप कंट्रीज में बहुत लेट आया।
आपको हैरानी होगी इस चीज की, इवन 1960s तक यूएस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। इवन 1960s तक यूएस में अफ्रीकन मूल के जो अमेरिकन थे ना, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को पूरा वोट देने का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड में यह सिस्टम आया सिर्फ 1928 में, कनाडा में आया सिर्फ 1918 में। तो उस लिहाज से देखें तो इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम ठीक समय पे आ गया। मतलब आजादी के बाद इंडिया में पॉलिटिकल इक्वालिटी आ गई, सबको वोट देने का अधिकार जिनकी एज 18 से ऊपर। देखो लिबरल डेमोक्रेसी में यही होता है, 1 पर्सन 1 वोट, सभी के वोट की इक्वल वैल्यू। ऐसा नहीं कि जो अमीर लोग हैं उनके वोट की ज्यादा वैल्यू और गरीब लोगों के वोट की कम वैल्यू। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या वास्तव में आज हमारे देश में ऐसा है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है और सभी के वोट की इक्वल वैल्यू है? क्या हमारे देश में आज प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा ही है? देखो इसका आंसर है नो। चीजें डाइल्यूट हुई हैं। कैसे डाइल्यूट हुई हैं? देखो 2 प्रकार की डाइल्यूशन हुई हैं, एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, 2 तरह की डाइल्यूशन हुई है, एक क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन, दूसरा क्वालिटेटिव डाइल्यूशन। हम पहले डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन। कैसे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं रह गया है नंबर्स के हिसाब से देखें तो। आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। यूपी में देखो एवरेज के तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख लोग मिलके एक एमपी चुनते हैं, जबकि तमिलनाडु में 18 लाख लोग मिलके एक एमपी चुनते हैं। तो तमिलनाडु में एक पर्सन के वोट की वैल्यू तो ज्यादा हुई ना, क्योंकि 18 लाख लोग मिलके एक एमपी चुन रहे हैं, यूपी में 25 लाख लोग मिलके एक एमपी चुन रहे हैं। मैं आपको और सिंपल भाषा में बता देता हूं, अगर देखो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 लोग मिलके एक एमपी चुनेंगे और दूसरी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 5 लोग मिलके एक एमपी चुनेंगे, तो इन 5 लोगों की वोट की वैल्यू तो ज्यादा हो गई ना। तो फिर वो वाला कंसेप्ट तो गड़बड़ा गया, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इक्वल वैल्यू कहां पे है? नहीं है। तो ये क्या है? ये है क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन। अब देखो वैसे इस चीज को एड्रेस करने के लिए संविधान में प्रोविजन है, बट फिर भी हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो सब कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप दूसरे तरह का डाइल्यूशन देखिए, क्वालिटेटिव डाइल्यूशन। पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, डिलिमिटेशन कमीशन का क्या काम होता है? आप बोलोगे सर क्या घिसा पिटा क्वेश्चन पूछते हो। डिलिमिटेशन कमीशन का काम देखो जाहिर तौर पे ये होता है, देश में जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, चाहे वो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो या फिर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी सीट्स हो, उनकी बाउंड्रीज को रीड्रा करना, यह काम किसका होता है? डिलिमिटेशन कमीशन का होता है। यहां पर देखो एक और टर्म आती है, जेरीमैंडरिंग। जो लोग बोल रहे थे डिलिमिटेशन का हमें पता है, वो इसका आंसर दो। जेरीमैंडरिंग क्या होता है? देखो जेरीमैंडरिंग का मतलब यह होता है डिलिमिटेशन जो विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सीट्स की बाउंड्रीज रीड्रा करता है ना, उसको इस प्रकार से रीड्रा करना कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी एक कम्युनिटी को, किसी ग्रुप को फायदा हो और दूसरों को नुकसान हो। मतलब जानबूझ के किसी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए बाउंड्रीज को रीड्रा करना, वो होता है जेरीमैंडरिंग। हमारे देश में कम चलता है, यूएसए में ज्यादा चलता है। लेकिन जब जेरीमैंडरिंग होता है ना, तो 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू का कंसेप्ट गड़बड़ा जाता है। एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको बताता हूं। जैसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जेरीमैंडरिंग के, यानी क्वालिटेटिव डाइल्यूशन के। क्रैकिंग। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल देखो हिंदू मुस्लिम वाले ज्यादा हैं, बट आप कंसेप्ट पे फोकस करना कि हिंदू मुस्लिम के बजाय कोई एथनिक ग्रुप हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने की कोशिश हो सकती है। फोकस कंसेप्ट पे। देखिए एग्जाम्पल, एक मुस्लिम मेजोरिटी ब्लॉक है पूर्णिया बिहार में। यह ब्लॉक है पूर्णिया बिहार में, जहां पे मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज्यादा है। अब देखो इन सभी मुस्लिम्स को एक ही सीट के अंदर डाला जाता तो उस सीट पे ज्यादा संभावना होती कि एक मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाता। बट देखो पूर्णिया के आसपास की सीट्स को ना इस प्रकार से ड्रा किया गया कि पूर्णिया को ना अलग अलग सीट्स में बांट दिया गया,
जैसे इतना जो हिस्सा था वो किसी और सीट में चला गया, इतना हिस्सा पूर्णिया का किसी और सीट में चला गया, इतना हिस्सा पूर्णिया का किसी और सीट में चला गया, यानी तीनों सीट्स में पूर्णिया को बांट दिया गया। पूर्णिया नाम से एक अलग से सीट नहीं बनाई गई जहां पे मुस्लिम्स कॉन्सेंट्रेटेड थे। अगर मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड थे, अलग से सीट बनाई जाती तो मुस्लिम जीत जाता। लेकिन अब चूंकि पूर्णिया को अलग अलग सीट में बांट दिया गया है तो मुस्लिम्स अलग अलग सीट्स में माइनॉरिटीज में रह गए। तीनों सीट्स में एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगा। यह क्या हुआ? यह हुई क्रैकिंग, यानी मुस्लिम मेजोरिटी ब्लॉक को अलग अलग सीट्स में डिवाइड कर दिया गया। आप एक दूसरा एग्जांपल देखिए, स्टैकिंग। स्टैकिंग में यह होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम पॉपुलेशन है किसी जगह पे, उनको एक ऐसी सीट में शामिल कर दिया जाता है जहां पे मेजोरिटी फॉर एग्जांपल हिंदू है। देखो, धर्मों के नाम साफ साफ लिए जा रहे हैं राइटर के द्वारा, बट आंसर राइटिंग में हम एग्जाम में जब आंसर्स लिखेंगे तब अवॉइड कर सकते हैं। रिलीजियस कम्युनिटीज के नाम से हम लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जेरिमेंडरिंग के बारे में। समझ गए? स्टैकिंग में क्या होता है, मुस्लिम पॉपुलेशन को, मुस्लिम ग्रुप को फॉर एग्जांपल किसी सीट में शामिल कर लिया गया और वहां पे मेजोरिटी हिंदू है तो संभावना फिर कम हो जाएगी मुस्लिम कैंडिडेट के जीतने की। लास्ट में है पैकिंग। पैकिंग में क्या होता है, जैसे देखो पुरानी दिल्ली में ना ये सीट्स हैं, मटिया महल, बलीमरान। अब ना यहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब कायदे से पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इनको ना 5-6 सीट्स में डिवाइड किया जा सकता था, तब भी ये मुस्लिम्स यहां पे मेजर इन्फ्लुएंस डालते। लेकिन हुआ क्या, सभी मुस्लिम्स को ना 2 ही सीट में डाल दिया गया, मटिया महल और बलीमरान। तो मुस्लिम्स का इन्फ्लुएंस सिर्फ इन 2 सीट्स पर रह गया। कायदे से देखो डिवीजन इस प्रकार से होना चाहिए था कि कुछ आसपास की दूसरी सीट्स हैं वहां पे भी कुछ मुस्लिम्स आते तो उन सीट्स पर भी मुस्लिम्स का इन्फ्लुएंस रहता। तो ये है पैकिंग। तो ये सब जो हमने डिस्कस किए, स्टैकिंग, क्रैकिंग, पैकिंग, ये क्या है? ये देखो एग्जांपल्स हैं जेरीमेंडरिंग के, और जेरीमेंडरिंग के थ्रू होता है क्वालिटेटिव डाइल्यूशन। इवन देखो इस चीज पे तो ना क्वेश्चंस उठाए गए थे नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और इवन सच्चर कमेटी रिपोर्ट में भी इस इश्यू पे क्वेश्चन उठाए गए थे। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने क्या बोला? इन्होंने बोला देखो वो सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व कर दी गई है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, जहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, जहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इवन एससी पॉपुलेशन से ज्यादा है। आप समझ रहे हो? मतलब सच्चर कमेटी ने ये बोला, ये 72 से लेकर 76 वाला डिलिमिटेशन कमीशन था ना, इन्होंने ये किया, वो सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दी जहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, और वो सीट्स अनरिजर्व्ड कर दी जहां पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और मुस्लिम पॉपुलेशन कम है शेड्यूल कास्ट से। वो सीट्स क्या कर दी? वो अनरिजर्व्ड कर दी। तो इन सब चीजों का इंपैक्ट पड़ा है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पे हमारी पार्लियामेंट में। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है 14.2% और रिप्रेजेंटेशन है 4.42%। अब देखो कायदे से दोनों चीजों को कैसे एड्रेस किया जाए। पहले नंबर पे हमने क्या डिस्कस किया? क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन, और दूसरे नंबर पे क्या था? क्वालिटेटिव डाइल्यूशन। क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन को एड्रेस करने के लिए अभी देखो फ्रीज लगा हुआ है। पहले जो डिलिमिटेशन कमीशंस गठित किए गए थे ना, उन्होंने सीट्स इंक्रीज की। जैसे फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन आया था 1956 में, इन्होंने क्या किया? 86 2 मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज को खत्म कर दिया। आपको हैरानी होगी इस चीज की, 1961 से पहले ना कई कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी होती थी जहां पे एक के बजाय 2 मेंबर चुन के आते थे, 2 मेंबर्स। कैसे? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? कुछ कंस्टिट्यूएंसी साइज में काफी बड़ी थी, पॉपुलेशन उनकी काफी ज्यादा थी, तो एक सीट से 2 कैंडिडेट चुन के आते थे। लेकिन 1961 में ये एक्ट आया, 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एबोलिशन एक्ट 1961, ये 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाला सिस्टम खत्म कर दिया। फिर सेकंड डिलिमिटेशन आया 1967 में, इन्होंने क्या किया? लोकसभा में सीट्स को इंक्रीज कर दिया, 494 से लेके 522 कर दिया, और स्टेट असेंबली सीट्स को इंक्रीज करके कर दिया 3102 से लेके 3563। फिर थर्ड डिलिमिटेशन आया 1976 में, इन्होंने भी लोकसभा में कंस्टिट्यूएंसीज को इंक्रीज करके 543 कर दिया, और स्टेट असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज को इंक्रीज करके 3997 कर दिया। लेकिन देखो उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया
1976 में इस एक्ट में यह बोला गया, आगे जो डिलिमिटेशन कमीशन आएगा ना, वो 1971 के सेंसस के आधार पे काम करेगा तब तक के लिए जब तक कि 2001 का सेंसस नहीं आ जाता है। ऐसा देखो इसलिए किया गया था क्योंकि जो साउदर्न इंडिया के स्टेट्स थे ना, वो बोल रहे थे कि हम तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज करने का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स पॉपुलेशन स्टेबलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको पनिशमेंट मिल रही है। लोकसभा की सीट्स इंक्रीज होती हैं, पॉपुलेशन के आधार पे होती हैं, तो हमको तो कम सीट्स मिलेंगी। इसीलिए इस चीज को एड्रेस करने के लिए ये एक्ट आया था कि 1971 के सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन होगा जब तक कि 2001 का सेंसस कंडक्ट नहीं हो जाता है। बाद में इस चीज को एक्सटेंड कर दिया गया था। जब 2002 में डिलिमिटेशन एक्ट आया तो इस डिलिमिटेशन कमीशन को पावर नहीं दी गई थी कि आप लोकसभा की सीट्स इंक्रीज करो या फिर स्टेट असेंबली की सीट्स इंक्रीज करो। आप सिर्फ बाउंड्रीज रीड्रा कर सकते हो और चाहो तो जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको चेंज कर सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन ने लोकसभा में सीट्स को इंक्रीज नहीं किया, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए जो कंस्टिट्यूएंसीज थी उनको इंक्रीज किया, 79 से बढ़ा के 84 कर दिया गया। शेड्यूल ट्राइब के लिए 41 थी, उनको बढ़ा के 47 कर दिया गया। अब प्रोविजन ये है कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस कंडक्ट होगा ना, उस सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन गठित किया जाएगा। उस सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, अपनी रिकमेंडेशन देगा। अब कायदे से देखो, अगर यही होता है तो फिर हमारे देश में एक बार फिर से लोकसभा में और जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो इंक्रीज होंगी। कोशिश होगी कि देश में सभी जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा की, वहां पे इक्वल पॉपुलेशन एक कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करे। जैसा कि अभी एनोमली है, यूपी में 25 लाख लोग एक कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तमिलनाडु में 18 लाख। बट देखो ऐसा होगा तो साउथ इंडिया के स्टेट्स फिर से आवाज उठाएंगे कि हमारे साथ तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, हमने अच्छा काम किया है, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया है। तो इसका एक सॉल्यूशन निकालना होगा कि ना इस प्रकार से डिलिमिटेशन हो कि साउथ इंडिया के स्टेट्स को नुकसान ना हो। और दूसरी बात रही क्वालिटेटिव डाइल्यूशन की। अब इसके लिए तो ये होना चाहिए कि देखो जो डिलिमिटेशन कमीशन है ना, वो इंडिपेंडेंट होकर काम करे और वो इन चीजों का ख्याल रखे कि किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नुकसान ना हो डिलिमिटेशन की वजह से। तो इस प्रकार से ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के डाइल्यूशन को एड्रेस किया जा सकता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पूरी कहानी समझते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे ना, उससे पहले हमारे देश में लाखों करोड़ों ट्राइबल्स जंगलों में रह रहे थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की सहायता से। यानी जंगल के एक एरिया को क्लियर करते, वहां पे खेती करते, छोड़ देते, फिर दूसरे किसी एरिया को क्लियर करते और इवन फॉरेस्ट के रिसोर्सिस का इस्तेमाल कर रहे थे अपना जीवन चलाने के लिए। फॉरेस्ट के रिसोर्सिस जैसे शहद हो गया, लकड़ी हो गई, इनका इस्तेमाल काफी आसानी से कर रहे थे। इवन उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजाओं के जंगलों में हंटिंग राइट्स तो हुआ करते थे, शिकार करने के लिए आते थे राजा महाराजा वहां पे, लेकिन बावजूद इसके लोकल कम्युनिटीज भी वहां पे चैन से रह रही थी और फॉरेस्ट रिसोर्सिस का फायदा उठा रही थी। लेकिन फिर हमारे देश में अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों के आने के बाद ट्राइबल्स जो कई सारी जनरेशन से, सैकड़ों सालों से रह रहे थे जंगलों में, अब उनका जीवन डिसरप्ट होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि देखो अंग्रेज तो लालची थे, उनको लगा कि फॉरेस्ट में जो लकड़ी है, जैसे टिम्बर है, इनको बेच के बहुत फायदा कमाया जा सकता है, बहुत रेवेन्यू कमाया जा सकता है। तो उन्होंने ना एक एक्ट बनाया 1878 में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इस एक्ट के बनने के बाद जो ये जंगल थे ना, ये स्टेट की प्रॉपर्टी हो गए, स्टेट का इन पे हक हो गया। अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम क्या था? इस डिपार्टमेंट का काम यह था ज्यादा से ज्यादा टिम्बर को इकट्ठा करना जंगलों से और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाना। यह काम दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। इसके अलावा यह भी काम दिया गया, अगर कोई लोकल कम्युनिटी फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है, फॉरेस्ट में घुसता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सोच के देख रहे हो? सदियों से ट्राइबल्स यहां पे रह रहे थे, जंगलों में खेती कर रहे थे, फॉरेस्ट रिसोर्सिस की सहायता से अपना जीवन चला रहे थे। एक ही झटके में जब ब्रिटिशर्स ये एक्ट लेके आए 1878 का, वो ट्राइबल्स जो यहां सदियों से रह रहे थे वो ट्रेसपासर हो गए। मतलब उनके पास अधिकार ही नहीं इवन फॉरेस्ट में घुसने का। तो काफी इनजस्टिस हुआ। इनजस्टिस देखो काफी प्रकार से हुआ। सबसे पहली चीज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया। चलो माना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन ठीक नहीं था इकोलॉजी के लिए, लेकिन बाद में ट्राइबल्स ने जब बोला कि देखो सदियों से हम यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे खेती करते आ रहे हैं, तो सर्वे करवाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड का जो सर्वे हुआ ना, और जो सेटलमेंट हुआ फाइनली, वो काफी बायस्ड था, वो इनकम्प्लीट था। बहुत सारे ट्राइबल्स को मना कर दिया गया कि नहीं, यहां पे आपने खेती नहीं की है, आप यहां पे नहीं रहते थे, उनको भगा दिया गया वहां से। तीसरा, अब अंग्रेजों को पता था कि यहां से लकड़ी वगैरह इकट्ठा करना है फॉरेस्ट से और उनको बेचना है, तो देखो लेबर की आवश्यकता है। अब फॉरेस्ट में लेबर लाएंगे कहां से? इसलिए सदियों से जो ट्राइबल्स यहां पे रहते आए थे ना, उनको बोला गया कि ठीक है, हम आपको फॉरेस्ट का लैंड लीज पर दे देंगे एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन बदले में आपको ना कंपल्सरी लेबर करनी होगी हमारे लिए आपको काम करना होगा, हम जो बोलेंगे वो करना होगा। तो इस प्रकार से ना एग्रीकल्चर लैंड फॉरेस्ट में लीज पर दिया गया ट्राइबल्स को, और फॉरेस्ट विलेज बनाए गए। फॉरेस्ट विलेज मतलब वो जगह जहां पे एग्रीकल्चर लैंड को लीज पर दिया गया, बदले में कंपल्सरी लेबर। चौथा ये हुआ, पहले जो ट्राइबल्स फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज करते थे, जैसे लकड़ी का, फ्रूट्स, शहद, इन सबको इकट्ठा किया करते थे, लेकिन अब चूंकि सारे फॉरेस्ट स्टेट की प्रॉपर्टी हो गए, तो ट्राइबल्स बेचारे जो थे वो ब्यूरोक्रेसी की दया पर आ गए। लोकल ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड करता कि वो ट्राइबल्स को अलाउ करते या नहीं करते फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज करने के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में पुलिस पावर्स आ गई, तो ट्राइबल्स हमेशा डर डर के रहते। जो चीज वो पहले आसानी से कर रहे थे, अब वो बिल्कुल लोकल ब्यूरोक्रेसी की दया पर आ गए। मतलब जो चीज पहले उनका अधिकार थी, अब वो अधिकार नहीं होगा, बल्कि एहसान हो गया स्टेट का कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज करने दे रहे हैं। नेक्स्ट चीज, लोकल कम्युनिटी का ना, फॉरेस्ट में जो कम्युनिटीज रहती थी, फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स रहते थे, अब उनका राइट खत्म हो गया कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है। पहले ट्राइबल्स मिलकर डिसाइड करते थे कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, बट अंग्रेजों के आने के बाद कम्युनिटी राइट्स छिन गए। यानी लोकल ट्राइबल्स की कम्युनिटी नहीं डिसाइड करेगी कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के आने के बाद इनजस्टिस हुआ, देश आजाद होता है इसके बाद। लेकिन देखो, आजादी के बाद भी एकदम से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेट किए गए थे ना। इस आबादाबी में, इस जल्दबाजी में, प्रिंसली स्टेट्स में जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे, उनको इंडिया में शामिल किया गया एज ए स्टेट प्रॉपर्टी। मतलब ट्राइबल्स के लिए तो सिचुएशन ज्यों की त्यों रही। आजादी मिलने के बाद भी उनको तो राइट्स नहीं मिले। जैसा सिस्टम अंग्रेजों के समय था वैसा ही सिस्टम अभी था। बाद में देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन में ना इस चीज पे जोर था कि ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन उगाया जाए, तो फॉरेस्ट लैंड को ना लीज पर दिया गया ग्रो मोर फूड कैंपेन के तहत। बट देखो, लीज पर दिया गया फॉरेस्ट लैंड को ज्यादा फूड ग्रेन उगाने के लिए, इस चीज को ना कभी रेगुलराइज नहीं किया गया। मतलब कि लोकल ट्राइबल्स को ही लैंड दे दिया जाए फॉरेस्ट का खेती करने के लिए, इसे कभी रेगुलराइज नहीं किया गया। कई बार ऐसा होता कि बड़े बड़े डैम बनाए गए आजादी के बाद, लेकिन डैम बनने की वजह से जो ट्राइबल्स डिस्प्लेस हुए जंगलों से, उन्हें किसी दूसरी जगह पर लैंड नहीं दिया गया, और इसके अलावा उन्हें कोई और लाइवलीहुड का सोर्स नहीं दिया गया। मतलब फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा जैसे कॉलोनियल ईरा में होता था। कुछ एक्ट्स आए जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इन्होंने भी देखो बल्कि और ज्यादा इनजस्टिस किया ट्राइबल्स के साथ में जो जंगलों में रहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में यह प्रोविजन किया गया, अगर कोई फैक्ट्री लगने की वजह से फॉरेस्ट लैंड फैक्ट्री के लिए यूज होता है ना, तो फैक्ट्री को ना उतने ही जंगल, उतना ही पेड़ किसी दूसरी जगह पर उगाना पड़ेगा, उसके लिए उतना ही पैसा देना पड़ेगा। राइटर कहते हैं चलो ये तो ठीक है, आप जितना फॉरेस्ट का लैंड गया है उसको किसी दूसरी जगह पे उगाओगे या फिर पैसा दोगे, लेकिन आप ये भी तो बताओ ना, लोकल ट्राइबल्स, लोकल लोग जिनका लाइवलीहुड गया है जंगलों की वजह से, उनके लिए आपने क्या प्रोविजन किया इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में? आंसर है नो, कुछ नहीं किया ट्राइबल्स के लिए।
एक और तरह का इनजस्टिस देखिए, जब देखो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जाती है तो उसमें रहने वाले लोगों को वहां से बोल दिया जाता था कि आप चले जाइए, अब इसको नेशनल पार्क बनाया जा चुका है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा चुकी है, आप इस जगह को छोड़ के चले जाइए। कहीं भी उन्हें रीसेटल नहीं किया जाता था, कहीं और जगह लैंड नहीं दिया जाता था, उनके लाइवलीहुड का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। ये इनजस्टिस चलता रहा। फिर देखो, इस प्रकार के सारे इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए 2006 में एक एक्ट आता है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। कोशिश तो होती है कि पास्ट में जो इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको एड्रेस किया जाए। कुछ कुछ अच्छे अच्छे प्रोविजन थे इस एक्ट में। जैसे देखो, वो ट्राइबल्स जो 2005 दिसंबर से यहां पे खेती कर रहे हैं, 4 हेक्टेयर तक की जमीन पर उनका जो राइट था, इंडिविजुअल राइट था, उसे स्वीकार किया गया, सरकार की तरफ से एक्नॉलेज किया गया। इसके अलावा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब ये माना गया कि लोकल कम्युनिटी के पास में, लोकल जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है उनके पास में पूरा अधिकार है ये डिसाइड करने का कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है। फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करने का मतलब ये है, फॉरेस्ट की जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको कैसे यूज किया जाएगा, क्या उसको बेचा जाएगा, ये सारे डिसीजंस लेने का अधिकार दिया गया लोकल कम्युनिटी को, विलेज कम्युनिटीज को। पहले एक जो इनजस्टिस होता था कि सरकार कुछ भी स्टार्ट कर देती, डैम बना देती या फिर माइनिंग स्टार्ट हो जाती और पूछा नहीं जाता था लोकल ट्राइबल कम्युनिटी से। तो 2006 के एक्ट में प्रोविजन किया गया कि ग्राम सभा की कंसेंट लेना जरूरी है वहां पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। नियमगिरी हिल्स पे ना माइनिंग होनी थी, वेदांता के द्वारा की जानी थी, लेकिन लोकल कम्युनिटी ने ना, यानी ग्राम सभा ने कंसेंट देने से मना कर दिया। लेकिन सरकार माइनिंग स्टार्ट करवाना चाहती थी, मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि जब तक लोकल ग्राम सभा कंसेंट नहीं देगी आप यहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अधिकार था, ग्राम सभा की कंसेंट जरूरी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। ये देखो नियमगिरी वाला केस जो मैंने आपको बताया। राइटर कहते हैं देखो ये सारे अच्छे अच्छे प्रोविजंस तो थे, लेकिन फिर भी ना इस एक्ट की जो इंप्लीमेंटेशन हुई है ना अभी तक कोई बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुई है, बहुत सारे गैप्स हैं। सबसे पहली चीज, इंडिविजुअल राइट्स वाला जो प्रोविजन था कि 2005 दिसंबर से पहले जो ट्राइबल्स यहां पे खेती कर रहे हैं उनके अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब इस चीज को ना बहुत बार जो राइट्स थे ना, इंडिविजुअल राइट्स, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। पेपर्स की कमी, अवेयरनेस की कमी, या फिर यूं बोल दिया गया कि टेक्नोलॉजी की सहायता से आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, लेकिन वहां पे कनेक्टिविटी नहीं आती। ये सारी जो चीजें हैं रोड ब्लॉक्स हैं इंडिविजुअल राइट्स को रिकॉग्नाइज करने में बहुत बार। हालांकि देखो इसका दूसरा पक्ष भी है, कुछ लोगों ने ना भड़का दिया ट्राइबल्स को कि आप दूसरी जगह खेती करना स्टार्ट कर दीजिए, वो भी आपकी जमीन बन जाएगी। इस प्रकार की चीजें भी हुई, मतलब फ्रॉड भी हुए। फिर राइटर कहते हैं देखो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी जो है ना अभी भी रिलक्टेंट है लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटी को उनके राइट्स देने में। अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही तय करता है कि लोकल कम्युनिटीज को क्या करने का अधिकार है, क्या नहीं करने का अधिकार है। जबकि 2005 के एक्ट में तो लोकल कम्युनिटी को फॉरेस्ट राइट्स मिल गए ना, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैं उनके पास में, लेकिन नहीं, जमीन पर नहीं है। अभी भी फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी जो है वो पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको ये लगता है कि लोकल कम्युनिटी को हमने पावर दे दी ये डिसाइड करने की कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है, कल को उन्हें रीसेटल करना हुआ तो वो रीसेटल नहीं होंगे अच्छे से, जल्दी से। और एक चीज ये भी देखो, पावर हर किसी को चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी पावर ये जाने नहीं देना चाहता। तो कायदे से देखो कुछ ही स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जिन्होंने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। अदरवाइज देखो बाकी जगहों पर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स लोकल कम्युनिटीज को नहीं दिए गए हैं। समझ गए? अभी भी देखो पूरी तरह से राइट्स नहीं मिले हैं, यानी इन्फोर्समेंट 2006 के इस एक्ट का अच्छा नहीं है। जहां अवेयरनेस की कमी है, अभी भी रिजेक्शन क्लेम्स काफी ज्यादा है, अभी भी फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी रिलेक्टेंट है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लोकल कम्युनिटीज को टेक्नोलॉजी यूज नहीं करने आती, वहां पे कनेक्टिविटी काफी कम है। तो पॉलिटिकल विल चाहिए फॉरेस्ट डिवेलपर्स को राइट्स देने के लिए, जंगलों में रहने वाले लोकल ट्राइबल्स को राइट्स देने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो लाइव मिंट का एक आर्टिकल है न्यू स्वेज क्राइसिस से संबंधित। पहले मैं आपको मैप दिखाता हूं, आप ये मैप ध्यान से देखिए। यहां पे यमन है, ये है बाब अल मंडेब, ये रेड सी है,
और ये फेमस स्वेज कैनल है। ये जो आर्टिकल है ना, न्यू स्वेज क्राइसिस से संबंधित है। न्यू स्वेज क्राइसिस कैसे? देखो, वर्ल्ड का कम से कम 12% जो ट्रेड है ना वॉल्यूम्स के हिसाब से यहीं से होता है, स्वेज कैनल के थ्रू यहां से जाता है। लेकिन यमन में आपको पता है सिविल वार चला काफी समय तक यहां पे सिविल वार चला। यहां पे ना हाउथीज हैं, हाउथीज को सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा। तो यमन में ना हाउथीज ने कुछ जगह पर कब्जा कर लिया था, तो इनको खदेड़ने के लिए सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब देशों ने ना अपनी फोर्सेस भेजी थी यमन में। काफी समय तक यहां पे लड़ाई चलती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, बहुत से सिविलियंस की जान चली गई। फाइनली 2022 में ना यहां पे सीज फायर साइन हो गया। अब हाउथीज का अभी भी काफी सारे एरिया में कब्जा है, जैसे कैपिटल सना में हाउथीज का कब्जा है। हाउथीज को कौन सपोर्ट करता है? ईरान सपोर्ट करता है, क्योंकि ईरान अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है पूरे वेस्ट एशिया में। इसलिए जैसे लेबनान में हजबुल्ला है, उसको ईरान सपोर्ट करता है। गजा में हमास है, इसको ईरान सपोर्ट करता है। उसी प्रकार से यमन में जो रिबल्स हैं हाउथीज, उनको ईरान सपोर्ट करता है। हुआ ये है, जब से देखो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ है ना यहां पे, अब सीधा सीधा तो ईरान इस युद्ध में कूद नहीं सका। तो ईरान ना अपने प्रोक्सी ग्रुप्स को, जैसे मैंने आपको बताया हिजबुल्लाह ईरान का प्रोक्सी ग्रुप है, इनडायरेक्टली ईरान के कहने पे काम करता है। यमन में जो हाउथीज हैं वो ईरान के कहने पे काम करते हैं। तो ईरान ने अपने प्रोक्सी ग्रुप्स को एक्टिव कर दिया है, वो किस प्रकार से इजराइल को चोट पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हाउथीज का कब्जा है यमन के इस एरिया में, तो हाउथीज ने डिसाइड किया कि यहां से यानी बाबल मंडेब से जो भी इजराइल के शिप्स गुजरेंगे ना, उनको हम अटैक करेंगे। ये डिसाइड कर लिया हाउथी रिबल्स ने और अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन देखो, इजराइल का ना यहां से ट्रेड बहुत कम होता है, सिर्फ 5% होता है। इजराइल का दूसरी साइड से ट्रेड होता है, मेडिटेरेनियन सी से। तो ना हाउथी रिबल्स ने जिन शिप्स को अटैक किया ना, उनका बल्कि इजराइल से कोई लेना देना भी नहीं था। इवन झंडा लगा हुआ है हांगकांग का, लेकिन हाउथीज ने शिप पे अटैक कर दिया। काफी सारे शिप्स पे अटैक कर दिया हाउथीज ने इस रीजन में। इस वजह से ना बड़ी बड़ी जो शिपिंग कंपनीज है ना, जिनके नाम मैं आपको बताता हूं, ये देखिए नाम है CMA, CGM, MSC, ये बड़ी बड़ी कंटेनर्स शिपिंग कंपनीज हैं। अब इन्होंने ना अपने ऑपरेशन यहां पे या तो सस्पेंड कर दिए हैं या फिर रोक दिए हैं कि हम इस रेड सी से अपने शिप्स को नहीं भेजेंगे, क्योंकि हाउथीज यहां पे ना शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। अब टारगेट भी कर रहे हैं हाउथीज बिल्कुल एडवांस वेपन्स की सहायता से। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं इनके पास में, मिसाइल्स हैं, इसके अलावा ड्रोन्स हैं। ये सब कहां से आए हाउथीज के पास में? ईरान ने दिए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे हैं बल्कि ईरान मिलकर काम कर रहा है हाउथीज के साथ में, ताकि रेड सी से जो शिप्स गुजर रहे हैं ना, उनको अटैक किया जा सके। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि ईरान सिर्फ इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है हाउथीज को। ईरान ये नहीं बता रहा कि इस शिप को टारगेट कीजिए। तो रिजल्ट ये निकला कि अब इस एरिया से ना, यानी रेड सी से बहुत कम शिप्स जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज तो अपने शिप्स यहां पे भेज ही नहीं रहे हैं रेड सी में, तो इस एरिया से अब बहुत कम शिप्स जा रहे हैं। अब जिनको सामान भेजना भी होता है ना, तो शिपिंग कंपनीज कहती हैं हम यहां के बजाय सामान यहां से भेजेंगे, मतलब यहां के बजाय सामान घुमा के भेजेंगे। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, पहले मान लीजिए इंडिया से टर्की में सामान जाना था मुंबई से, तो पहले अगर ये जाता था यहां से स्वेज कैनल होता हुआ टर्की, अब इंडिया से सामान जाएगा यहां से घूम के, अफ्रीका से घूम के, इस प्रकार से सामान जाएगा टर्की में। कितना लंबा चक्कर लग गया, यानी शिपिंग की कॉस्ट काफी ज्यादा। शिपिंग की कॉस्ट ज्यादा आएगी तो जरूरी वस्तुओं के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे, यानी महंगाई आ जाएगी। जो देश ज्यादा प्रभावित होंगे इसकी वजह से उन देशों में खास करके। अब दूसरी चीज देखिए, इजिप्ट जो देश है ना, इजिप्ट को रेवेन्यू मिलता है जब कोई शिप जो है वो स्वेज कैनल से गुजरता है, और इस रेवेन्यू से इजिप्ट की इकोनॉमी का काम चलता है। अगर देखो स्वेज कैनल से कम शिप्स गुजरेंगे तो मतलब इजिप्ट को कम रेवेन्यू मिलेगा। ऑलरेडी इजिप्ट की जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस में है,
और ज़्यादा कम रेवेन्यू मिलेगा तो और ज़्यादा क्राइसिस आ जाएंगे इजिप्ट में। आप एक और चीज़ देखिए, अब देखो हाउथी रिबल्स यहां पे शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। यूएसए या फिर दूसरे देशों की नेवी चुप करके तो बैठी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में यूएसए और यूके की नेवी ने भी हाउथी रिबल्स के बहुत सारे ड्रोन्स को टारगेट किया है। यूएसए ने अपने नेवल शिप्स यहां पे डिप्लॉय किए हैं ताकि हाउथी रिबल्स को रोका जा सके। लेकिन देखो, अब 50 ड्रोन यूज करेगा हाउथी रिबल्स, 48 को मार गिराएंगे यूएस की नेवी, यूके की नेवी। एक दो ड्रोन तो निकल जाएंगे ना, 50 मिसाइल छोड़ेंगे, एक दो मिसाइल तो टारगेट कर ही देगी ना। इतने महंगे महंगे शिप होते हैं ये, उनको तो फिर नुकसान पहुंच ही जाता है ना। ये दिक्कत है। अब एक और फैक्टर ये है, अगर यूएसए की नेवी यमन पे डायरेक्टली अटैक करती है, जैसे कि इजराइल ने सोचा है कि हम हाउथी रिबल्स के ठिकानों पे डायरेक्टली अटैक करेंगे, इससे युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है इस रीजन में, यह खतरा है। फिर देखो, एक ऑप्शन यह हो सकता है कि जब यहां से शिप्स गुजरें तो उनको मिलिट्री एस्कॉर्ट प्रोवाइड करें, साथ साथ मिलिट्री के शिप्स भी चलें, कॉमर्शियल शिप्स के साथ साथ। बट कितना महंगा पड़ेगा, हर एक शिप को अगर मिलिट्री अपनी प्रोटेक्शन देगी, नेवल शिप्स भी साथ साथ चलेंगे मिलिट्री वाले कॉमर्शियल शिप्स के साथ, तो ये रिसोर्स की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये चीज़। तो देखो, इस चीज़ को लेकर ना बात करनी चाहिए ईरान समेत कुछ दूसरे देशों के द्वारा, ताकि ये नए जो स्वेज क्राइसिस है ना, इनको जल्द से जल्द एड्रेस किया जा सके, अदरवाइज इससे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया न्यू स्वेज क्राइसिस से संबंधित। चलते हैं आगे। लास्ट में ये क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। मेनली 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक 1 वोट 1 वैल्यू से संबंधित चैलेंजेस हैं हमारे देश में 1 वोट 1 वैल्यू इंश्योर करने में। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से संबंधित एड्रेस करना है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं 250 वर्ड्स में। pwonlyas.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। वहां पे आपको मॉडल आंसर भी मिलेंगे। आंसर जरूर दीजिए आप, रेगुलर बेसिस पे आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स जो हैं वो अच्छी होंगी। तो आज की हमारी डिस्कशन में इतना ही है। कैसी लगी आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।